नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो मैं जो है आपके लिए लाया हूं लेवल 2 एसएसटी के लिए जो है आपका मॉडल पेपर नंबर 8। ठीक है, इसमें हम जो है डेली के जैसे 20 क्वेश्चन देखेंगे और आप अपना स्कोर जो है बताना कि 20 में से कितने सही हुए हैं। और जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 लाख का जो है अपना टारगेट वो जल्द से जल्द अपन अचीव करें। ठीक है, इसके लिए जो है आप जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी व अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः कितनी हैं। ठीक है, पहले एसटी वाली फिर एससी वाली। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर सोच लेना, स्कोर देख लेना आपका, क्योंकि लास्ट में आपको कमेंट करना है कि 20 में से जो है आपके जो है कितनी जो है मतलब सही हुए। ठीक है, तो एसटी और एससी के लिए लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें जो है आरक्षित है, यह बताना है। जल्दी से उत्तर सोच लें आप अपना। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपके वो हो जाएगा सबसे पहले एसटी वाली और फिर जो है एससी की बतानी, तो उत्तर हो जाएगा 47 और 84। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 47 और 84, यानी कि एसटी के लिए तो है आपकी 47 और एससी के लिए है आपकी 84 सीटें जो है लोकसभा की वर्तमान में रिजर्व है। बात करें राजस्थान विधानसभा की, किसकी? राजस्थान विधानसभा की जो कुल 200 सीटें हैं उसमें से अगर बात करें अपन कि किसके लिए जो है कितनी सीटें जो है आरक्षित है, तो राजस्थान जो विधानसभा है इसमें आपकी जो है 34 सीटें एससी की और जो है 25 सीटें एसटी की आरक्षित है, ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीट है इनमें, तो राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीट है इनमें से जो है आपकी 4 तो एससी के लिए रिजर्व है और 3 आपकी एसटी के लिए रिजर्व है। तो हर चीज आपको पता होनी चाहिए, नोट कर सकते हो। और उत्तर अगर आपका सही है तो आप जो 1 नंबर पक्का हो चुका है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। सांसदों की जो है अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? कोई भी सांसद जो होता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, वो उसकी अगर अयोग्यता है, वो अयोग्य है, तो इसके संबंधित कोई भी विवाद है उसका निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? उत्तर आप सोच के रखें। जो है ऑप्शन आपके सामने है। ज्यादातर सोचेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन ये गलत है। उत्तर होगा आपका निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ ये उत्तर मैं बता देता हूं। जो लोकसभा अध्यक्ष है ना, वो सिर्फ जो है आपके दल बदल संबंधी, किसके? दल बदल संबंधी अयोग्यता पर ही जो है विचार करता है। दल बदल संबंधी अयोग्यता ये जो होती है ना, ये लोकसभा अध्यक्ष के जो है मतलब इस पर निर्णय लेता है। कौन सी अयोग्यता पर? दल बदल, यानी कि कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा है या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है या अदर कोई पार्टी वाला जो है दूसरी पार्टी में जा रहा है जीतने के बाद में, तो इससे संबंधित जो मतलब अयोग्यता होता है ना, उस पर निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लेकिन अगर बात करें सांसदों की अयोग्यता की, तो उससे संबंधित कोई भी विवाद होता है ना, उसका जो है राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह से जो है क्या करता है? सोल्व करता है उसको, या सलाह से जो है उस पर जो है निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो सत्य कथन आप चारों ऑप्शन में से चुन ले, सत्य पहला ही है इसमें। ठीक है, अनिवार्य रूप से लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, मतलब लोकसभा में जो भी दल को बहुमत है 272 सीटों से ज्यादा या 272 सीटों से ज्यादा या 272 सीटें हैं, उन्हीं दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भले प्रधानमंत्री उस जो है लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। तो देखो, प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा का नेता हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो लोकसभा का नेता होना जरूरी नहीं है, लोकसभा का सदस्य होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन जो लोकसभा में जिसके पास बहुमत है ना, जिस पार्टी के पास, उसके बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री का अनिवार्यतः राज्यसभा का सदस्य होना भी या नेता होना भी आवश्यक नहीं है, और प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा का सदस्य हो ये भी अनिवार्य नहीं है। लोकसभा का नेता, लोकसभा का सदस्य दोनों अलग चीज है वैसे। ठीक है, तो ये भी अनिवार्य नहीं है। तो अनिवार्य क्या है कि वो बहुमत दल का नेता होना चाहिए। जिस दल को बहुमत है उनके द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, भले ही वो सदस्य कहीं का भी हो, राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। ठीक है, और वैसे 6 महीने तो बिना सदस्य के भी जो है हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। फिर राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां जो स्वयं के विवेक पर होती है ना, स्वयं के विवेक पर आधारित जो शक्तियां हैं, उसमें जो है किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? उत्तर सोच के रखना। उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 163। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, जो आपका राज्यपाल है उसकी जो स्वविवेक की शक्तियां है ना,
उनका जो निर्णय कौन करता है कि कौन कौन सी शक्तियां जो है स्वयं विवेकीय होगी, तो उसका भी जो है राष्ट्रपति स्वयं ही जो है डिसाइड करता है कि कौन कौन सी जो है शक्तियां स्वयं विवेकीय होगी या फिर स्वयं के विवेक पर निर्भर करेगी। तो उसका भी ध्यान रखना कि कोई भी शक्ति स्वयं विवेकीय है, इसका जो है निर्णय कौन करता है, तो निर्णय कौन करता है, राज्यपाल स्वयं करता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा मेरे को। देखो क्वेश्चन 115 नंबर का है और आज का जो है आप 5वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति का निर्धारण किया गया है? और आप बोलोगे 1/10, ज्यादातर क्या करेंगे 1/10, लेकिन 1/10 उत्तर नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि 1/10 जो गणपूर्ति है ना, वो होती है जो है ग्राम सभा की। किसकी होती है? ग्राम सभा की। एक मिनट, जो 1/10 जो आपकी होती है वो होती है ग्राम सभा की। बात यहां ग्राम सभा की नहीं हो रही, बात हो रही है ग्राम पंचायत की। ठीक है, ग्राम सभा तो होती है जो मतदाता होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। गांव के पूरे मतदाता जो है ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत जो है वार्ड पंचों और सरपंच उप सरपंच इनसे मिलकर बनी होती है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर ध्यान रख लेना। ग्राम सभा जो है इसकी बैठक में गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10। और जो है ग्राम सभा की जो है साल में कम से कम 4 बैठक होनी चाहिए। कितनी? साल में कम से कम 4 बैठक क्या है? अनिवार्य है। अब बात करें ग्राम पंचायत की बैठक की। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में 1 बार होती है। ठीक है, 2 माह में 1 बार। और इसके लिए जो गणपूर्ति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए 1/3 सदस्यों का होना जरूरी है। 2 माह में 1 बार बैठक होती है। और ग्राम सभा में जो है 1/10 सदस्य उपस्थित होने जरूरी है और साल में 4 बैठकें होती है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपके कुछ जो है मतलब जो सभ्यताओं से मिले हुए वस्तु हैं वो दी हुई है, दूसरी तरफ सभ्यता स्थल दिए हुए हैं। सबसे पहले नर्तकी की कांस्य मूर्ति, यानी कि नाचती हुई महिला है, उसकी कांस्य की मूर्ति जो है वो आपकी कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहां से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, फिर बात करें चांदी के 2 मुकुट, और चांदी के 2 मुकुट मिले आपके कुणाल से। कहां से? कुणाल सभ्यता स्थल से। फिर है आपका कि अग्निकुंड व जुते हुए खेत के साक्ष्य से। तो आपको पता है जुते हुए खेत के अपने राजस्थान वाली कालीबंगा से मिले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है वो आपका बनता है ऑप्शन 4, हड़पाई मर्तबान, या हम कह सकते हैं जार होते हैं ना, ऐसे मटके जैसा होता है जार। वो हड़पाई जो मर्तबान है वो आपका कहां से मिला है? तो हड़पाई जो मर्तबान है वो आपका मिला है कहां से? मिटा देता हूं 1 मिनट, कलर से जो है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जूते हुए खेत कहां से? कालीबंगा से। बात करें हड़पाई जो है मर्तबान की, तो ये मिले हैं आपके ओमान। ओमान देश है एक, मस्कत नाम सुना होगा आपने, मस्कत इसकी राजधानी है ओमान। तो वहां से जो है हड़पाई जो है मर्तबान या इसको कहते हैं जार मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि विदेशी व्यापार भी होता था उस टाइम। तो ध्यान रखना, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से, चांदी के मुकुट कुणाल से, अग्निकुंड के साक्ष्य से या जुते हुए खेत के साक्ष्य से कालीबंगा से, और हड़पाई जार या मर्तबान है ये मिला ओमान मस्कत से। ध्यान रखना, मस्कत जो है उसकी राजधानी ओमान, देश है ये अलग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पेपर का लेवल ऐसा ही रहता है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं? जो व्याख्या सहित लिखे होते हैं, व्याख्या सहित लिखे होते हैं। ठीक है, गद्य पद जो है गद्य भाग में कह सकते हो, व्याख्या सहित कौन सा हो गया? गद्य भाग में जो व्याख्या सहित लिखे होते हैं उनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछा है, आप जो है उत्तर सोच के रखें, तब तक मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं। देखो सबसे पहले हम बात करें जो है ऐत्रेय की। ऐत्रेय जो है ये आपका है ऋग्वेद का, किसका? ऋग्वेद का जो है कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय। ठीक है, बात करें शतपथ की, तो जो शतपथ है आपका ये जो है आपका यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। बात करें गोपथ की, तो गोपथ है जो आपका वो है आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। और अगर बात करें पंचविश की तो यही उत्तर हो जाएगा आपका, और यही है आपका सामवेद का। किसका? सामवेद का। सामवेद का कौन सा है? पंचविश। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शतपथ ध्यान रखना, यजुर्वेद का जो है क्या है आपका? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय जो है आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और एक बात और मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं, जो आपके सामवेद है इसके जो है पंचविश के अलावा भी 2 और ब्राह्मण ग्रंथ है, उनका भी नाम आप ध्यान रख लेना। एक तो है संधविश, एक तो क्या है?
संदविस, और दूसरा इसका ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है आपका जयमिनिये। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश किस स्थान पर दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने जो है अपना सर्वप्रथम जो उपदेश है वो किस जगह दिया था? उत्तर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, और इसी घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन इसी घटना को कहा गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी आपकी मिलती है अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। और अंगुत्तर निकाय आपका एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। और इस अंगुत्तर निकाय जो है इसकी रचना किसने की थी ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अंगुत्तर निकाय की रचना की थी बदंत, नाम थोड़ा सा अजीब सा, ध्यान रखना, भदत आनंद कोसलायन। ठीक है, ये जो है नाम याद रखना है। बात करें आचारांग सूत्र की, यह है महावीर की जो महावीर भगवान महावीर थे जैनों से संबंधित उनकी शिक्षा में, महावीर की शिक्षा से। ठीक है, और जो आचारांग सूत्र है इसकी रचना किसने की? तो आचारांग जो सूत्र है इसकी जो है रचना की क्षमा सरवण ने। किसने? क्षमा सरवण ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है जो भदंत आनंद कोसलायन ने लिखा था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अंगकोर थोम, एक मिनट वापस देखो, अंगकोर थोम के जो मंदिर है उसके निर्माता कौन था? देखो अंगकोर थोम के मंदिर है कंबोडिया में। कहां पर है? कंबोडिया, ये देश है कंबोडिया इंडोनेशिया के पास से। तो कंबोडिया में जो है आपके कौन से मंदिर है? अंगकोर थोम के मंदिर। इनका निर्माण किसने करवाया? तो इनका निर्माण करवाया आपका सूर्यवर्मा सप्तम ने। ठीक है, इंपोर्टेंट बनता है जो है पहले भारत का जो संस्कृति थी ना, भारतीय संस्कृति, वो लगभग आधे से ज्यादा एशिया महाद्वीप में जो है फैली हुई थी। धीरे धीरे ये समेट कर जो एक भारत देश में आ चुकी है। तो ये जो है क्या हुआ, अंगकोर थोम जो एक हिंदू मंदिर है उसका निर्माता था सूर्यवर्मा सप्तम, कंबोडिया में ही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को क्या करना है? सही सुमेलित करना है। कौन सी रचना किसकी है ये आपको जो है बताना है। सबसे पहले बात करें मर्च कटिकम, तो ये है शूद्रक की रचना। ठीक है, मर्च कटिकम जो है शूद्रक की रचना है। दूसरा है पंचतंत्र, और पंचतंत्र है आपकी विष्णु शर्मा की। ठीक है, फिर बात करें मुद्रा राक्षस, कौन सी? मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस है आपकी विशाख दत्त की। और फिर बात करें आपका हस्ता यजुर्वेद, ठीक है, जो है यजुर्वेद नहीं, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं। फिर आपका हस्तायुर्वेद जो है आपकी है पाल काप्य की। किसकी? पाल काप्य की। तो मर्च कटिकम, शूद्रक, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, और हस्तायुर्वेद, ये नाम भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हस्तायुर्वेद जो है वो किसकी है? पाल काप्य की। अगला क्वेश्चन है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, किस पर अधिकार करने के लिए? कन्नौज पर। उसमें शामिल शक्तियां कौन कौन सी थी? तो देखो जो कन्नौज पर जो है अधिकार करने का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें जो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 शक्तियां थी, ध्यान रखना। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के भक्ति संतों द्वारा रचित भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? बात हो रही है महाराष्ट्र के संतों की। तो जो महाराष्ट्र के संत है जो भक्ति जो गीत रचित करते थे उनको क्या कहा जाता है ये पूछा है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभंग। क्या होगा? अभंग। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चिश्ती सिलसिला से संबंधित सूफी संतों और केंद्र के बारे में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर से संबंध है, बिल्कुल। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली से संबंध है, बिल्कुल। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दिल्ली से संबंध है, बिल्कुल। लेकिन बाबा फरीद जो है गुलबर्गा से संबंधित नहीं है। तो यही उत्तर हो जाएगा। बाबा फरीद है आपके पाकपटन नाम के स्थान से। कहां से? पाकपटन, जो क्या है वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पे ही पे हो गया, पाकपटन पाकिस्तान पंजाब प्रांत। तो बाबा फरीद जो है इसमें गलत सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है आपका,
थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मुगल काल में प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटने व जब्त प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जब्त प्रणाली का और जो है मुगल काल में प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन हो जाएगा जो है उत्तर ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, डलहौजी की जो आपकी व्यापक नीति या हम कह सकते हैं हड़प नीति है, उसके तहत कौन से भारतीय राज्य का विलय नहीं किया गया था? तो देखो हड़प नीति क्या थी, किसने चलाई वो तो पता हो गया, लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति थी कि कोई भी जो रियासत है ना, क्या है, कोई भी रियासत है उसमें जो राजा या शासक है उसके अगर पुत्र नहीं है, क्या नहीं है, पुत्र नहीं है, तो जो है वो राजा क्या होगा, किसी को भी गोद नहीं ले सकता, और उसकी जो रियासत है वो क्या चली जाएगी, अंग्रेजों के पास चली जाएगी, स्वतः ही अंग्रेजों के पास चली जाएगी। ये नीति थी हड़प नीति। क्या थी कि कोई भी रियासत का राजा जिसके अगर पुत्र नहीं है तो वो कोई गोद लेकर किसी को जो है शासक नहीं बना सकता। अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उसकी रियासत डायरेक्ट किसके पास चली जाएगी, अंग्रेजों के पास चली जाएगी। इसमें जो है कौन कौन सी रियासतें जो है इस तरफ से हड़पी गई थी, जिसमें से सतारा था, झांसी थी, जैतपुर था, करौली नहीं थी, ध्यान रखना। इसके अलावा अवध भी था, क्या था, अवध भी था, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। तो हड़प नीति में जो है करौली शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बताओ कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? उत्तर होगा वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर जो है डी, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करें ब्रह्म समाज की, तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा जो है क्या है, स्थापित है, बिल्कुल। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा, ये पहले मैं बता चुका, बिल्कुल सही बात है। ये देखो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही बनता है, क्योंकि अपन ब्रह्म समाज के चक्कर में जो है राजा राम मोहन राय ये तो याद रखते हैं, लेकिन आदि ब्रह्म भी जो है जैसे ही जो है आपका पेपर में आता है तो अपन जो है राजा राम मोहन राय की तरफ जाते हैं अगर ऑप्शन में होते हैं तो। लेकिन ध्यान रखना आदि ब्रह्म जो है समाज है वो देवेंद्र नाथ टैगोर का है, तो उत्तर जो असुमेलित होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेद समाज। ठीक है, वेद समाज जो है आपका ये किसका है? वेद समाज के दो नाम ध्यान रखना, एक तो आपके केशव चंद्र सेन, और एक नाम और ध्यान रखना इनके साथ, के श्रीधालु नायडू, ये नाम भी ध्यान रखना। ठीक है, वेद समाज केशव चंद्र सेन मेन है, बाकी जो है के श्रीधालु नायडू है वो भी इसमें सम्मिलित है। और इसका जो है स्थापना की 1864 में, और कहां पर? चेन्नई। उस टाइम चेन्नई तो होता नहीं था, मद्रास में। कहां पर? मद्रास में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश जो है पुस्तक है उसके लेखक कौन है? इजी क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में गांधी जी द्वारा किए गए प्रथम 3 सत्याग्रहों का सही कालक्रम बताइए। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले जो है गांधी जी ने भारत में आने के बाद में किया था जो है कौन सा, जो है चंपारण सत्याग्रह। कौन सा किया था? चंपारण सत्याग्रह। तो 1 नंबर पर यह आएगा। फिर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो है 2 नंबर पर यह आएगा। फिर किया था खेड़ा आंदोलन, 3 नंबर पर यह आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर वाला पहले आएगा, 3 नंबर वाला बाद में आएगा, फिर आएगा सबसे लास्ट में 1 2 3 1। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जीवा स्टडी को, और बने रहें, और सब्सक्राइब जरूर करें एक बार। अभी आपके जो है 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम भी आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी है जो है जरूर जो है जारी रहेगी आपकी, जैसे रीट हो जाएगी उसके बाद में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।